जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी का सत्संग चैनल पर, जहां गुरु जी की कृपा से गुरु जी के ब्लेस सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पर अपना सत्संग बोलकर या लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे गुरु जी की इच्छा से, जिससे उन सभी संगत तक वो ब्लेसिंग पहुंच पाए जिन्हें गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे कभी मत हटें। गुरु जी के ब्लेस्ड मंत्र जाप के साथ गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का सत्संग अरविंद सिंगला अंकल जी ने जैसे लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। अंकल जी कहते हैं, इस धरती पर सबसे कठिन काम है गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में बयां करना। उन्हें देखने, दर्शन या उनसे मिलने की तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। तभी आपको उनकी पहली झलक मिलती है कि वे कौन हैं और उनमें कितनी ज़बरदस्त शक्ति है। लेकिन वह दर्शन पाना भी इतना आसान नहीं है। गुरु जी की अनुमति के बाद ही आप उनके दर्शन पा सकते हैं। उनके दर्शन के लिए अच्छी तरह से योजनाबद्ध और अच्छे इरादे वाले कार्यक्रमों के पटरों से उतरने के अनगिनत उदाहरण हैं। दूसरी ओर अगर वे स्वीकृति देते हैं तो उनका बुलावा आपको अप्रत्याशित रूप से किसी भी बिंदु से खींच सकता है। मैंने इन दोनों चरम सीमाओं का अनुभव किया और दोनों को पचाना मुश्किल था। संगत जी, जब मैंने गुरु जी के पास आना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर अपने अनुभव साझा किए तो उन्होंने भी आने की इच्छा दिखाई। यहाँ बताए गए दोस्तों में मेरे बहुत करीबी हैं और हम लगभग 18-20 घंटे तक एक साथ रहते थे। संगत जी, उनके आने के इरादे और उन्हें साथ ले जाने की मेरी इच्छा के बावजूद उनका कार्यक्रम लगभग 6 महीने की लंबी अवधि तक नहीं हो सका। हमेशा किसी न किसी कारण से जो उनके या मेरे नियंत्रण से परे थे। अंततः जब वे गुरुजी के पास गए तो वे प्रसन्न हुए और गुरुजी की कृपा ने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। फिर भी हमारे गुरुजी हमें बुलाते हैं। उन्होंने एक दिन मुझे यह करके दिखाया। मैं गुरुजी के स्थान के बाहर पार्किंग में खड़ा था, एक मित्र के आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही एक कार धीमी हुई, मैंने सोचा कि यह मेरे मित्र की है और उसे खाली पार्किंग स्थलों में से एक की ओर मोड़ दिया। लेकिन मैंने जल्द ही देखा कि कार चला रहे सज्जन मेरे मित्र नहीं थे। उन्होंने वास्तव में विनम्रता से मुझसे पूछा कि क्या ये वास्तव में नशा रेस्टोरेंट के लिए पार्किंग है। संगत जी, मैं थोड़ा हैरान था। मैंने उन्हें बताया कि जिस स्थान की वे तलाश कर रहे थे वह इस स्थान से कुछ किलोमीटर दूर और उसी सड़क पर आगे है। यह स्पष्ट करने के लिए कि मैंने उन्हें पार्किंग स्थल में क्यों भेजा था, मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ और यह स्थान संगत की कारों को पार्क करने के लिए था। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद नवविवाहित जोड़ा अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। संगत जी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वे वापस आए और पूछा, क्या वे गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं दंग रह गया। एक नवविवाहित जोड़ा इलाके के एक शानदार रेस्टोरेंट में अपनी रात बिताने के बजाय एक मंदिर में जा रहा था, जहां वे ऐसे गुरु के दर्शन कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने कुछ मिनट पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का आनंद लिया और खुश और संतुष्ट होकर वापस चले गए। गुरुजी आपको इसी तरह आकर्षित करते रहें। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो हर बार मेरे पास एक विशेष सुखद अनुभूति होती थी। उनके यहाँ रहना हमेशा ही एक खुशी की बात थी और वहाँ बिताया गया समय हमेशा ही एक और जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। लेकिन इस खुशी के अलावा गुरुजी बहुत कुछ देते हैं। उनके अनुदानों की उस लंबी सूची में से एक है उनकी सुरक्षा। गुरुजी की शरण में आपको जो सुरक्षा मिलती है वह अद्वितीय है। मेरे कई अनुभव इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। हमारे गुरुजी के पास आना शुरू हमने किया था, शायद उनके साथ हमारा जुड़ाव कुछ महीनों से ही कम समय का था। संगत जी, मुझे तेज बुखार था और हालांकि मैं आमतौर पर दवाइयों से परहेज करता हूँ, उस दिन मुझे एक तेज खुराक लेनी पड़ी। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिला क्योंकि शरीर का तापमान कम ही नहीं हो रहा था। मेरे माता पिता को मेरे सर पर एक कपड़ा ठंडे पानी से भिगोया हुआ रखना पड़ा, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी अचानक मेरी माँ को गुरुजी की स्वरूप की याद आई जो उन्होंने हमें दी थी। उन्होंने मुझे इसे अपनी शर्ट की जेब में रखने को कहा
कुछ ही मिनटों में मेरे शरीर का तापमान अचानक कम हो गया। यह लगभग सामान्य स्तर पर पहुंच गया और गुरुजी के स्वरूप ने मुझे तुरंत राहत दी। संगत जी, एक बार कॉलेज में मुझे बहुत तेज पेट दर्द हुआ। उसके बाद बहुत उल्टी हुई और हालत और भी बदतर हो गई। मेरे दोस्त मुझे घर ले गए। जब तक मेरे माता पिता गुरुजी की संगत के लिए निकल चुके थे, मेरे दो दोस्तों ने उनके लौटने तक मेरे साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मेरी हालत और बिगड़ने पर उन्हें पिताजी को फ़ोन करके स्थिति के बारे में बताना पड़ा। अब साथ ही बिना किसी चिकित्सक सहायता के 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करना जोखिम भरा था, इसलिए वे मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन दिए, कुछ दवाइयाँ दी और मुझे वापस जाकर आराम करने को कहा। उन दवाइयों और इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ संगत जी। इस बीच गुरुजी ने तुरंत आने जाने की अनुमति दी और पिताजी को गुरुजी को अपनी समस्या बतानी पड़ी। गुरुजी ने पिताजी को मुझे 1 गिलास ताज़ा नींबू पानी पीने के लिए कहा। जैसे ही पिताजी संगत से बाहर आए, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात बताई। मैंने तुरंत अपने दोस्त से वही बनाने को कहा और हालांकि इसे पीना मुश्किल था, मैंने इसे छोटे छोटे घूंटों में पी लिया। गुरुजी के नींबू पानी के गिलास ने वह काम कर दिया जो दवाइयाँ और इंजेक्शन नहीं कर सकते थे। जब तक माँ और पिताजी वापस आए, मैं सामान्य हो गया। संगत जी, कुछ वर्षों बाद मुझे फिर से भयंकर बुखार हुआ। हर शाम मेरे शरीर का तापमान लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता था। यह 2 दिनों से अधिक समय तक जारी रहा, जिसके कारण हमें डॉक्टर के परामर्श लेना पड़ा, जिसने कुछ दवाइयाँ लिखी। जब वे दवाएँ बेकार साबित हुई तो डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी, किंतु उनके निदान तक पहुंचने में मदद नहीं मिली। हमने दूसरे डॉक्टर के पास जाकर दवाएं बदली, किंतु इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः 7 दिनों के बाद जब कोई सुधार नहीं हुआ और मैं बहुत कमज़ोर हो गया, तो पिताजी ने गुरुजी को स्थिति के बारे में बताया। गुरुजी ने कुछ हरी मिर्च के बनी औषधि बताई, जिन्हें उन्होंने अभिमंत्रित किया था। जब हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया, तो बुखार, जो भारी मात्रा में दवाओं के सेवन से भी कम नहीं हो रहा था, कुछ ही घंटों में गायब हो गया। गुरुजी की कृपा के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था संगत जी। गुरुजी आपके भूत और वर्तमान को जानते हैं तथा आपके भविष्य का ध्यान रखते हैं। हम बहुत ही अदूरदर्शी होते हैं और यह नहीं जान पाते कि हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, किंतु एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वास्तव में जब आप अपने जीवन के निर्णय गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तो आपकी सारी चिंताएं गुरुजी की ही होती हैं। एक बार गुरुजी ने पिताजी को बुलाया तथा उन्हें बताया कि मेरे और माँ के भाग्य अनुकूल नहीं है। उन्होंने निकट भविष्य में हमारी ओर आने वाली किसी मुसीबत को देखा था तथा निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे थे तथा उससे हमें बचाने के लिए प्रावधान कर रहे थे। अगले दिन दोपहर के समय मैं कार से घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक बाजार जा रहा था। मुझे केवल एक मुख्य चौराहा पार करना था। उस चौराहे को पार करते समय मेरी कार को तेज गति से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार फिसल गई और सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। मेरे शरीर पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। मैंने कांच की विंड स्क्रीन की ओर देखा। मुझे लगा कि वह टूट गई होगी, किंतु वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे ऊपर लगे कांच के टुकड़े खिड़की के शीशे से आए थे। मैं बाहर निकला और बाइक के पास गया। पहली बार और आज तक की आखिरी बार मैंने एक भीड़ को एक बड़े वाहन के चालक के प्रति सहानुभूति रखते हुए देखा। वे सड़क पर दुर्घटना के पोस्टमार्टम के प्राकृतिक तर्क को नापसंद कर रहे थे। बड़े वाहन के मालिक चालक की हमेशा गलती होती है और दूसरे वाहन के मालिक चालक को उसके वजन वाहन के छोटे आकार के कारण सारी सहानुभूति मिलती है। मैंने मोटर वाहन चालक का संपर्क नंबर नोट कर लिया। उसके कुछ दोस्त आए और उसे ले गए। मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला किया। क्षति को देखते हुए मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कार स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से यह पहले प्रयास में ही शुरू हो गई। मैंने बाजार जाकर खरीदारी करने का फैसला किया। मैं घर लौट आया और नहाया और जब आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप के कारण कांच के टुकड़े अपने प्राकृतिक लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए थे। संगत जी, जब हम उस शाम गुरुजी के पास गए एक चचेरे भाई की कार में, तो उन्होंने पिताजी से कहा, सिंगला, कोई बात नहीं, बस कार क्षतिग्रस्त हुई है, आपके बेटे को खरोंच तक नहीं आई है और यही अधिक महत्वपूर्ण है।
कार को देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर हुआ था कि चालक को बहुत गंभीर चोटें आई होंगी। संगत जी, कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। एक पूरी साइड को बदलना पड़ा और मरम्मत में 1 सप्ताह से अधिक लग गया। गुरुजी के अलावा कोई भी इस दुर्घटना में मेरी 100% सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता था। फिर एक सर्दी के दिन जब मैं कार चला रहा था और हम गुरुजी के स्थान की ओर जा रहे थे, अचानक ब्रेक फेल हो गए। यदि यह नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाली भारी यातायात के बीच में कहीं हो जाता, तो वह भी सामान्य गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर, तो यह घातक हो सकता था। लेकिन गुरुजी के संरक्षण में सही जगह और सही समय पर ब्रेक फेल हो गए। यह घटना लाल बत्ती पर हुई, जब कार मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और हम बीच रास्ते में ही, इसलिए ना हो हम वापस जाकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे और ना ही आगे बढ़ सकते थे। इसके अलावा वे सर्दी के दिन थे और उस समय तक अंधेरा हो चुका था, लगभग 7:30 बजे। हमें आखिरकार एक कार मैकेनिक मिला, लेकिन वह जाने वाला था। जब हमने उसे अपनी स्थिति बताई तो वह कुछ करने के लिए तैयार हो गया। उसके काम करने के लिए कुछ रोशनी के लिए हमने कार की बैटरी से एक बल्ब जोड़ा और यह पता लगाने की कोशिश की कि ब्रेक ऑयल कहाँ से लीक हो रहा है। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। मेरी बहन आरती ने हताश होकर गुरुजी से मदद मांगी ताकि हमें उनके पास पहुंचने में और देरी ना हो। तभी हमने मैकेनिक की खुशी से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने लीकेज पॉइंट का पता लगा लिया था। हम जल्द ही गुरुजी की ओर बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, जब हम गुरुजी के पास जाने लगे तब मैं अभी भी ड्राइविंग सीख रहा था और मैंने कभी नोएडा की सीमा से आगे खुद से ये गाड़ी नहीं चलाई थी। लेकिन पिताजी दोनों तरफ गाड़ी चलाते थे, इसलिए लेकिन एक दिन पिताजी ने चंडीगढ़ जाने की योजना बनाई और हमारे पास गुरुजी के पास जाने के लिए उनके लौटने का इंतज़ार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और दिल्ली के ट्रैफिक में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन माँ और बहन के समर्थन से मैंने पिताजी से पूछा कि क्या मैं अगले दिन कार को गुरुजी के स्थान पर ले जा सकता हूँ। अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक रूप से पिताजी ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। संगत जी, अगले दिन जब हम तैयार थे, मैंने पेट में कुछ तितलियां उड़ते हुए पार्किंग स्थल से कार निकाली। अचानक कार में हम तीनों, मैं, माँ और बहन को गुरुजी की सुगंध महसूस हुई और लगा कि मेरी बहन के ठीक बगल में खाली पिछली सीट पर थी। उस दिन पूरे दिन हम अपनी यात्रा के दौरान खुशबू महसूस करते रहे और बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित पहुंच गए। संगत जी, इसके अलावा वापसी के समय जब हम गुरुजी के घर से निकले थे, तब से लेकर घर पहुंचने तक गुरुजी की खुशबू हमारे साथ थी। जैसे ही मैंने कार को गैरेज में सुरक्षित रूप से पार्क किया, वह गायब हो गई। अब संगत जी, यह इस बात का संकेत है कि वे अपने शिष्यों की कितनी परवाह करते हैं। मेरी पहली यात्रा के दौरान उनकी उपस्थिति न केवल उनके द्वारा दिए जाने वाले समर्थन और देखभाल का एक बहुत ही दयालु संकेत था, बल्कि हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित की और मुझे बहुत बढ़ावा दिया। संगत जी, मैं 10वीं कक्षा में था जब मैंने गुरुजी के पास आने का सौभाग्य मिला था मुझे। मैंने अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा विज्ञान स्ट्रीम में पूरी की और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 1 साल छोड़ने की योजना बनाई। एक विकल्प के रूप में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएमसी में प्रवेश लिया। बिना अधिक तैयारी के मैंने अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाओं में भाग लिया और इस उम्मीद के साथ कि मैं पास हो जाऊंगा और एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। परिणाम इतने अच्छे नहीं थे कि मैं नोएडा और उसके आसपास के अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पा सकूं, जो मुझे पसंद था, क्योंकि मैं घर से ही पढ़ाई करना चाहता था और अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता था। हालांकि जब संपर्क किया गया तो कॉलेजों ने एनआरआई सीटों की पेशकश की, जो भारी एकमुश्त शुल्क और वार्षिक शुल्क के साथ आई, जो कि कुछ लाख रुपए थे। इसलिए मैंने 1 साल छोड़ने और मूल योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ महीने बीत गए। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक विशेष प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। चूँकि विभिन्न कॉलेजों में कुछ और सीटें खाली थीं, इसलिए मैंने इनमें संबंधित परीक्षाएं दी, लेकिन एनआरआई सीटों और भारी शुल्क की कहानी वही रही। फिर एक रात गुरुजी ने पिताजी को बुलाया और उनसे कहा, सिंगला, आपके बेटे को प्रवेश मिल गया है, जाओ और आनंद लो। पिताजी इस संक्षिप्त टिप्पणी को ज़्यादा नहीं समझ पाए। उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और चले गए। अगली दोपहर जब मैं कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में वापस आया तो पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। मैं अभिभूत और आश्चर्यचकित था, क्योंकि तब तक 14 नवंबर हो चुका था और सभी प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे।
लेकिन मैंने हाँ कहने में कोई समय नहीं लगाया। हम कॉलेज के कार्यालय गए, जो हमारे घर से पैदल दूरी पर था। अवश्य दस्तावेजों की एक प्रति जमा की और मुझे अगले दिन शामिल होने के लिए कहा गया। पिताजी ने वापस आते समय पूरी कहानी सुनाई, कैसे उनके एक मित्र ने उसी सुबह फ़ोन करके पिताजी को तुरंत कॉलेज कार्यालय आने के लिए कहा था। पिताजी वहाँ जल्दी से पहुँच गए और उनमें एक फॉर्म भरने को और उसे 24,000 रुपये के पिछले दिनांक वाले चेक के साथ जमा करने को कहा था। कुल 19,000 रुपये पहले साल की फ़ीस के लिए थे और 5,000 रुपये वापसी योजना सुरक्षा के लिए। वे कोई एकमुश्त शुल्क नहीं था और सीट का सालाना शुल्क सबसे कम था। संगत जी, पिताजी को आखिरकार गुरुजी की बात का मतलब समझ में आ गया। मुझे घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। संगत जी, गुरुजी के पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गुरुजी की कृपा से संबंधित हजारों अनुभव होते हैं, जो विशेष उल्लेखनीय के योग्य हैं। कॉलेज में आशीष, मेरा सहपाठी भी योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र बन गए। कुछ आरंभिक कठिनाइयों के पश्चात वे भाग्यशाली थे कि उन्हें गुरुजी के दर्शन और उनके चरण कमलों में स्थान और अपने अनुभवों का हिस्सा प्राप्त हुआ। हमारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लागू है, जिसमें 6 महीने में 6 विषय उत्तीर्ण करने होते हैं। यदि आप आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो आपको 1 वर्ष पश्चात उसी परीक्षा में पुनः बैठना पड़ता है। यदि कोई अभ्यर्थी इन अनुग्रह अंकों के पश्चात सभी विषय उत्तीर्ण कर लेता है, तो वर्ष के अंत में 10 अनुग्रह अंक दिए जाने का प्रावधान था। दूसरे वर्ष के अंत में योगेश सीमा रेखा पर रह गया, क्योंकि उसे उपलब्ध 10 अंकों के स्थान पर 11 अंकों की आवश्यकता थी। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष का नुकसान। इन सब से बहुत दुखी होकर उसे लगभग 1 महीने तक घर पर बैठना पड़ा, क्योंकि उसे अगले वर्ष की कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय वह खाली बैठा था और गुरुजी से मदद की गुहार लगा रहा था और वह सो गया। संगत जी, जब वह उठा तो वह खुश था, लेकिन उनने जो सपना देखा उसमें थोड़ा उलझन में था। हालांकि उसने कभी भी हमारे साथ कुछ भी साझा नहीं किया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों ने हमारे विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा हमारे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 4 वर्षों में से किसी एक में 15 अंकों की विशेष छूट देने का निर्णय बताया गया। योगेश का शैक्षणिक वर्ष बच गया और प्रसन्न योगेश ने अपना अद्भुत अनुभव हमारे साथ साझा करने का निर्णय लिया। संगत जी, उसने कहा उसने एक सपना देखा था, जिसमें उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई, उनके आसन पर बिठाया और उन्हें बताया कि योगेश कितना परेशान था। गुरुजी ने बस इतना कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। यह सपना विश्वविद्यालय के दिग्गजों की बोर्ड बैठक से कुछ घंटे पहले आया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ निश्चित रूप से योगेश को बचाने के लिए गुरुजी के हस्तक्षेप के कारण था। संगत जी, हर 6 महीने में जब हम अपनी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी करते थे, तो हम परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम एक बार गुरुजी के दर्शन करना चाहते थे। मेरे लिए यह इस तथ्य से सुगम था कि मेरे माता-पिता नियमित रूप से गुरुजी के दर्शन करते थे, लेकिन मेरे 3 दोस्तों के लिए इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता थी। जहाँ तक इन दर्शनों का सवाल है, आशीष के साथ विशेष रूप से लाभकारी संबंध थे। जब वह परीक्षाओं से पहले गुरुजी के दर्शन करने में सक्षम हुआ, तो वह सभी सेमेस्टर पेपरों का आसानी से हल करने में सक्षम हो गया। हालांकि जिन परीक्षाओं में वह गुरुजी के दर्शन करने में असमर्थ था, उनमें वह अनिवार्य रूप से 1 या अधिक विषयों में फंस गया। फिर उसे इन परीक्षाओं के लिए फिर से उपस्थित होना पड़ा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मुकेश को हनीवेल नामक एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी में नियुक्ति मिल गई। उसे 1 वर्ष के लिए प्रशिक्षु के रूप में लिया गया। उस वर्ष के पूरा होने के बाद मुकेश को इस बात की पुष्टि का बेसब्री से इंतजार था कि उसे कार्यकारी ग्रेड कर्मचारी का बना दिया गया है। हालांकि मामला 2 महीनों से लंबित था और उसे नहीं पता था कि क्यों। वह 14 अप्रैल 2005 को गुरुजी के पास आया, गुरुजी के दर्शन और प्रसाद लिया और वापस चला गया। अगले ही कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे समाचार मिला कि उसकी नियुक्ति की पुष्टि हो गई है और गुरुजी अपने आशीर्वाद की वर्षा से सब कुछ संभव कर देते हैं। संगत जी, तीसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के परिणाम से पता चला कि पास होने के लिए आवश्यक 30 अंकों की जगह मुझे मात्र 19 अंक मिले थे। यह मेरे लिए चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि पेपर के बाद मैंने अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था और मुझे यकीन था कि मैं पास हो जाऊंगा। परिणाम सुनने के बाद मैंने एक बार फिर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन किया, इस बार सबसे खराब अंक के आधार पर। तब भी मैंने अनुमान लगाया कि मैं आसानी से परीक्षा पास कर लूँगा। मैंने यह बात अपने माता-पिता को बताई, साथ ही एक आशंका भी जताई कि अगर मैं इस प्रश्न पत्र में केवल 19 अंक ही ला सकता हूँ, तो मेरे लिए यह परीक्षा कभी भी पास करना मुश्किल होगा।
पिताजी ने गुरुजी को इस समस्या के बारे में बताया और उन्होंने मुझे दोबारा जांच के लिए आवेदन करने की सलाह दी। अगली सुबह सबसे पहले मैंने दोबारा जांच के लिए आवेदन किया। दिन की कक्षाओं में भाग लेने के बाद मैं वापस चला गया। अगले दिन परिसर ने कुछ छात्रों के अंकों को बदलाव करने में अफवाह फैली। अफवाह की जांच करने के लिए मैं संबंधित प्रोफेसर के पास गया। जैसे ही मैंने उसे अपना नाम बताया, उन्होंने पुष्टि की कि उस विषय में मेरे अंक बदल गए हैं। 19 की बजाय अब मुझे 53 अंक मिले हैं। मैं प्रसन्न हुआ और तुरंत पेपर की दोबारा जांच करने का अनुरोध वापस ले लिया और गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। संगत जी, बाद में हमें पता चला कि पूरे राज्य में जहां लगभग 120 कॉलेज हैं और प्रत्येक कॉलेज में सैकड़ों छात्र हैं, केवल 5 छात्रों के अंक बदले गए हैं। उनमें से सभी के अंक नहीं बढ़े हैं। मैं उनमें से एक था जिसके अंक में वृद्धि हुई, वह भी गुरुजी की कृपा से। संगत जी, जैसा कि मेरे कुछ अनुभवों से पता चलता है कि गुरुजी के पास जो शक्तियाँ हैं और वे अपने सभी बच्चों को जो निस्वार्थ सहायता प्रदान करते हैं, वह उन्हें सुरक्षित रखती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में फलने फूलने देती हैं। आप जो कुछ भी गुरुजी पर छोड़ते हैं, उनका ध्यान वे अवश्य रखते हैं। मुख्य बात यह है कि गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए और जो प्रेम और स्नेह का अनंत स्रोत है, उनका दयालु आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे और वे हमें अपने चरण शरण में रखें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा के जीवन को बदलने वाले और परिभाषित करने वाले अनुभवों के बाद भी मैं हमेशा अपने जीवन और मुझसे जुड़े सभी लोगों के जीवन पर गुरु जी के वास्तविक प्रभाव को उचित ठहराने और प्रस्तुत करने में असमर्थ महसूस करता हूँ। गुरु जी ने और अपने भौतिक रूप में हमेशा हमें सभी सांसारिक चिंताओं को भुलाने में मदद की और गुरु जी की शरण में बिताया गया हर पल अविस्मरणीय और संजोकर रखने योग्य था। जब 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ली, तो यह एक बड़ा झटका था। हर छोटे या बड़े निर्णय के लिए, हर परेशानी के लिए, हर कदम के लिए गुरुजी पर इतना निर्भर था कि मैंने कभी गुरुजी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। हर सप्ताहांत सटीक रूप से हर रविवार, क्योंकि मुझे सप्ताह के केवल एक बार जाने का निर्देश दिया जाता था। संगत जी, उनके दर्शन एक नीरस और बासी दिनचर्या के एक नया जीवन भर देते थे। मैं उनकी भौतिक रूप को त्यागने की कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने में समर्थ नहीं था। मुझे हमेशा जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहने का भरोसा था। जब अचानक मुझे लगा कि जैसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया हो, जब गुरुजी ने महासमाधि लेने का फैसला लिया, तो मैं अकेला गहरे संकट में फंसा हुआ असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकता था या शरण ले सकता था। इसलिए हमेशा की तरह मैंने गुरुजी से उनके भौतिक रूप को पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में मेरा जीवन जीना असंभव था। उनकी महासमाधि के दिन जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और संगत गुरुजी के अंतिम भौतिक दर्शन के लिए उमड़ने लगी, तो उनके शरीर और रक्त में वापस आने वाली आशा कम होने लगी। आगे कोई रास्ता नहीं था। तभी गुरुजी की सुगंध की एक झलक, मानो उस समय उस स्थान पर गुरुजी की आध्यात्मिक उपस्थिति को चिन्हित कर रही हो। लेकिन इसके बावजूद निराशा और अनिश्चितता कड़ी थी। गुरुजी क्योंकि मैं गुरुजी के बिना अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था। संगत जी, फिर गुरुजी ने हमें यह संकेत दिया कि वे अभी भी हमारे साथ हैं। हम 3 जून 2007 को हरिद्वार गए और उसी रात दिल्ली के लिए वापस चल दिए। हम सभी संगत की गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे। हम सभी थोड़े थके हुए थे। मैं अर्जुन भैया की गाड़ी में 3 अन्य संगत सदस्यों के साथ था और मैं बारी-बारी से गाड़ी चला रहे थे। हमने जलपान के लिए भी 2 बार गाड़ी रोकी। 4 जून को लगभग 2:30 बजे हम एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए रुके। आधे घंटे तक हमारी गाड़ी सड़क से उतर गई। मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक अप्रभावी थी और गाड़ी सड़क से बाईं ओर घास वाले गलियारे में फिसल गई। तेज गति से हम एक बिजली के खंभे से टकरा गए। मेरी ड्राइविंग सीट आगे की ओर हो गई। सीट बेल्ट मेरी छाती पर कस गई और मेरा चेहरा बहुत जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराया। मेरी नाक से बहुत खून बहने लगा। सीट बेल्ट इतनी कसी हुई थी कि मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। इसलिए मैंने तुरंत उसे उतार दिया और कार से बाहर निकल गया। मेरे पीछे बैठे और व्यक्ति वैभव को मामूली चोटें आई थी और वह भी तुरंत कार से बाहर निकल गया। कार से बाहर निकलने के बाद हमने देखा पास की घास में आग लग गई और हम जोखिम भरी स्थिति में थे। साथ ही संगत जी, जिस खंभे से हम टकराए वह एक हाई टेंशन तार से जुड़ा था जो प्रभाव के कारण गिर गया। वैभव और मैंने कार में बैठे अन्य 2 लोगों को बाहर निकाला जो बुरी तरह घायल थे। अर्जुन भैया का दाहिना पैर टूट गया और हितेश लाला का सत्संग भी देखें, उनके सीने में तेज दर्द की शिकायत थी। संगत जी, वैभव ने तुरंत हरिद्वार से हमारे जैसे ही लौट रहे अन्य भक्तों को फ़ोन किया
तो उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा। वे हमसे थोड़ा आगे थे और 5-10 मिनट में हमारे पास पहुंच गए। हम चारों को सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल नोएडा में फोर्टिस में ले जाया गया। सभी आवश्यक परीक्षण तुरंत किए गए। अर्जुन भैया के दाहिने पैर में कई फ्रैक्चर थे और कई अन्य बड़ी चोट नहीं थी। हितेश, वैभव और मुझे कुछ घंटों बाद छुट्टी दे दी गई क्योंकि सभी परीक्षण ठीक थे और चिंता की कोई बात नहीं थी। अब घर वापस आते ही मुझे महसूस हुआ कि उस दिन गुरुजी ने हमें अपरिहार्य मृत्यु से कैसे बचाया था। सबसे पहले मैं आमतौर पर सीट बेल्ट पर उपयोग तभी करता हूँ जब मुझे शहर में यातायात नियमों के कारण ऐसा करना पड़ता है और लंबी ड्राइव के कारण दौरान मैं इसे नहीं लगाता। संगत जी, फिर भी मैंने 4 जून को सुबह 2:30 बजे ईंधन भरने के बाद इसका उपयोग किया था क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसा करने के लिए निर्देशित किया था। जैसा कि मुझे याद है, एहसास हुआ यह गुरुजी की शक्ति थी जिसने मुझे सीट बेल्ट से सुरक्षित रखा। संगत जी, इसके अभाव में मेरी छाती स्टीयरिंग व्हील में टकरा जाती और परिणाम घातक हो सकते थे। इसके अलावा जैसे ही हम कार से बाहर निकले, कम से कम वैभव और मैं निश्चित रूप से दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टूटे हुए ओवरहेड तार को छू गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया गया कि तार चार्ज था और उसमें उच्च वोल्टेज था। इससे हमें जोरदार बिजली का झटका लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह गुरुजी का सुरक्षा कवच था जिसने हमें बचाया और अंत में जब अस्पताल में हमारे कपड़े उतारे गए तो वे गुरुजी की सुगंध से भरे हुए थे, जैसा कि हॉस्पिटल में मौजूद सभी भक्तों ने अनुभव किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार मौत के मुंह से बचाया है और यह एक और बात था। इस अनुभव के साथ गुरुजी ने हमें स्पष्ट रूप से बचाया है कि उनकी भौतिक उपस्थिति के बावजूद वे हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमेशा की तरह। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही ब्लेस सत्संग अंकल जी ने शेयर किया। गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब का सत्संग, गुरु जी ने जब समाधि ले ली उसके बाद का अनुभव भी अंकल जी ने शेयर किया। संगत जी, आपको भी अपने सवालों के जवाब गुरु जी के सत्संग से ज़रूर मिले होंगे और गुरु जी ने आपको भी ज़रूर ब्लेस किया होगा। इसलिए सत्संग को अंत तक और ध्यान से ज़रूर सुने, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पूरी पहुंच पाए। संगत जी, आप भी अपने सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।